तो एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लूफ़ी एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म में पहुंच चुका है और वह बोलता है कि मुझे वो नज़ारा देखना है जो कि किंग ऑफ द पायरेट ने मरने से पहले देखा होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है स्मोकर को, जो कि बोल रहा होता है कि लूफ़ी पक्का एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के पास गया होगा। और उसके साथ ही उसको बोलते हैं कि क्या हम लोग अपनी और सेना लेके आएँ, लेकिन वो बोलता है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ उसको हराने के लिए। और तभी हमें लूफ़ी दिखाया जाता है जो कि उस प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ रहा होता है। और तभी वहाँ पे स्मोकर आ जाता है और वो पूछता है कि हे लड़के, क्या तुम मंकी डी लूफ़ी हो? और जिस पर लूफ़ी बोलता है कि हाँ मैं हूँ, क्या आपको कुछ चाहिए? और वो बताता है कि मैं कैप्टन स्मोकर हूँ और मैं यहाँ पे तुमको अरेस्ट करने के लिए आया हूँ। लेकिन लूफ़ी बोलता है कि मैं यहाँ पे अरेस्ट नहीं होना चाहता और मुझे उसके बाद ग्रैंड लाइन भी जाना है और किंग ऑफ द पायरेट बनना है। और तभी स्मोकर बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते जब तक तुम मुझे नहीं हरा लेते। और जिस पे लूफ़ी बोलता है कि अगर मैं तुमको हराऊंगा तो उसके बाद मैं ग्रैंड लाइन जा ही सकता हूँ। और वो स्मोकर के ऊपर एक पंच मार देता है, जिसको स्मोकर बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। और उसके बाद वो लूफ़ी को एक पंच मारता है और बोलता है कि तुम तो बहुत ही स्लो हो। लेकिन लूफ़ी स्मोकर की बातों को नहीं सुनता है और उसके बाद वो स्मोकर के ऊपर एक और अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी स्मोकर उस अटैक को भी डॉज कर लेता है और वो लूफ़ी के ऊपर अपना एक और पंच मार देता है, जिससे कि लूफ़ी एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के सामने जाके गिरता है। और स्मोकर लूफ़ी को बताता है कि मैंने किंग ऑफ द पायरेट का एग्जीक्यूशन देखा है 22 साल पहले वाला। और वो बोलता है कि तुम इतने कमज़ोर हो कि तुम ग्रैंड लाइन में भी नहीं जा सकते हो। लेकिन लूफ़ी स्मोकर की बातों को ध्यान ना देते हुए उसके ऊपर अपना एक और अटैक करने वाला होता है। उसके लिए वो अपने पैरों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच करता है पीछे की तरफ और उसको वो स्मोकर के ऊपर अपना अटैक करता है, लेकिन स्मोकर उसको डॉज कर लेता है। और लूफ़ी का अटैक एक फाउंटेन के आसपास गोल गोल घूम के लग जाता है। और उसके बाद लूफ़ी अपने पैरों को वापस खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर वापस नहीं आते हैं और लूफ़ी उल्टा वो एक गुलेल की तरह हवा में उड़ जाता है और लूफ़ी वहाँ से बहुत ही दूर चला जाता है। और तभी हमें कबाची दिखाया जाता है, जो कि उसी बार के बाहर खड़ा होता है जहाँ पे पहले लूफ़ी आ चुका था। और वो अंदर जाके बताता है बगी को कि मुझे मंकी डी लूफ़ी मिल गया है, क्योंकि उसने लूफ़ी को उड़ते हुए देख लिया था। और वही हमें दिखाया जाता है कि लूफ़ी उड़ते उड़ते एक पार्क में आके गिरा है और वो गिरने के बाद सोच रहा है कि उसको नींद आ रही है और वो वहीं पे गिरे गिरे ही सोने लगता है। आसपास के लोग आके देखते हैं कि कहीं ये मर तो नहीं गया। और तभी हमें ज़ोरो दिखाया जाता है, जो कि उस लड़की से माफ़ी मांग रहा होता है उसका चश्मे तोड़ने के लिए और बोल रहा होता है मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन मैं तुमको किसी न किसी तरीके से वो पे कर दूँगा। और जिससे वो लड़की ज़ोरो को देखती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी आंखों को देख के बता सकती हूँ कि तुमने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है और क्या तुम्हारी माँ बीमार है या फिर तुम्हारी पत्नी तुमको छोड़ के चली गई है, जिसके 5 बच्चे थे अब तुम्हारे, और उन 5 बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ गई है। तो वो बोलती है कि मैं तुमको इसके बारे में ज़्यादा पूछूंगी नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। और वो ज़ोरो को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसने ज़ोरो को एक मरीन के हेडक्वार्टर में ले आया है और वह बोलती है कि मैं तुमको यहाँ पे एक काम देती हूँ, तुमको यहाँ पे बस झाड़ू पोछा लगाना है। और जो पहले साफ़ सफाई करता था उसने छुट्टी ले ली है और अब यहाँ पे कोई भी साफ़ सफाई करने वाला नहीं है। और वो बोलती है कि अगर तुम ये काम करोगे तुमको फिर पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी। और तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और वो उससे बोलता है कि ट्रेनिंग का टाइम हो गया है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें नामी दिखाई जाती है, जो कि बहुत सारा सामान लेके खुश हो रही होती है। और तभी वो चलते चलते देखती है कि रोड में लूफ़ी का एक वांटेड पोस्टर लगा हुआ है और वो देखती है कि सामने मरीन का एक हेडक्वार्टर है और वो छुप जाती है। और तभी वो देखती है कि ज़ोरो उसके अंदर काम कर रहा होता है और वो उसको देख के शौक में रहती है कि ज़ोरो मरीन के लिए क्यों काम कर रहा है। और ज़ोरो बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे कहाँ फंस गया। और नामी वहाँ से चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ ज़ोरो साफ़ सफाई कर रहा होता है और वो अपनी 3 स्वॉट स्टाइल टेक्निक का यूज़ करके बहुत ही तेज़ी से वो 3 झाड़ू को एक साथ यूज़ कर रहा होता है और जिससे कि उसने पूरा इलाका एकदम ही साफ़ कर दिया होता है। साफ़ सफाई करने के बाद ज़ोरो बाहर देखता है और वो बाहर देखता है तो वो लड़की वहाँ पे ट्रेनिंग कर रही होती है। वो एक साथ 2 लोगों से लड़ रही होती है और वो उन दोनों के ऊपर डोमिनेट कर रही होती है और उसने उन दोनों को ही हरा दिया होता है। और तभी ज़ोरो देखता है कि उसका फेस बिल्कुल ही क्वीना के जैसे मैच कर रहा होता है। ज़ोरो ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पे 2 मरीन आ जाते हैं, जो कि ज़ोरो को पहचान लेते हैं और बोलते हैं तुम पायरेट हंटर ज़ोरो हो ना। और वो बोलते हैं कि हमें खबर मिली है कि तुम मंकी डी लूफ़ी के क्रू में हो। और तभी ज़ोरो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और वो उनको झाड़ू से ही उनको मार देता है और वो दोनों लोग वहीं पे हार जाते हैं। और उसके बाद ज़ोरो वहाँ से भाग जाता है। और तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है और वो देखती है कि वो दोनों लोग घायल हैं और वो देखती है कि उसके ऊपर एक पैसे रखे हुए हैं थोड़े और एक नोट है, उसमें लिखा है कि तुम्हारे ग्लासेस के लिए ये पैसे।
और ज़ोरो वहाँ से बाहर निकलने के बाद बोलता है कि वो बिल्कुल ही कुइना के जैसे दिखती है और वो एक स्वॉर्ड्समैन भी है। और उसके बाद ज़ोरो एक स्वॉर्ड की दुकान में चला जाता है और वहाँ के ओनर से बोलता है कि मुझको कुछ तलवार चाहिए। और वो बोलते हैं कि मेरे पास 1 लाख बेरीज है और मुझको तुमसे 2 तलवार चाहिए। ऐसा सुन के वो दुकानदार अपना मुंह फेर लेता है और बोलता है कि इतने पैसों से कुछ नहीं होगा। और तभी उसकी नज़र ज़ोरो के स्वॉर्ड के ऊपर जाती है और वो उसको देखता है और बोलते हैं क्या ये वही स्वॉर्ड है। और उसके पसीने छूट जाते हैं और वो ज़ोरो से बोलता है कि क्या तुम मुझको अपनी तलवार दिखा सकते हो। और वो ज़ोरो की स्वॉर्ड देख के एकदम ही हैरान हो रहा होता है और बोल रहा होता है ये तो वही लेजेंडरी स्वॉर्ड है। उसके बाद वो ज़ोरो से बोलता है कि ये काफ़ी अच्छी स्वॉर्ड है और मैं इसे लेना चाहूँगा। क्या तुम इसको बेचोगे मुझे 2 लाख बेरीज में? अगर तुम मुझको ये 2 लाख में बेच दोगे तो तुम्हारे पास 1 लाख पहले से है, फिर तुम 3 लाख में मुझसे 3 स्वॉर्ड ले सकते हो। जिसके बाद वो स्वॉर्ड्समैन उस तलवार की कीमत और बढ़ा देता है। वो बोलता है तुम मुझे इससे 2 लाख में ले लो, 4 लाख में ले लो, 8 लाख में ले लो। लेकिन ज़ोरो नहीं मान रहा होता है और तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है और वो उस दुकानदार से बोलती है कि क्या आपने मेरी सिगुरे को पॉलिश कर दिया है? और जिससे वो बोलता है कि हाँ कर दिया है। और उसके बाद वो ज़ोरो को देखती है और बोलती है कि अच्छा हुआ कि तुम सेफ़ हो, वहाँ पे कोई पायरेट हंटर ने वहाँ पे आके पूरी तबाही मचा दी थी। और वो ज़ोरो के पैसे उसको वापस कर देती है और तभी वो दिखाती है कि उसने नए चश्मे ले लिए हैं। और तभी वो चश्मे पहनने के बाद उसकी नज़र ज़ोरो के स्वॉर्ड के ऊपर जाती है और वो उसको देखती है और हैरान होती है और बोलती है क्या ये लेजेंडरी स्वॉर्ड वाडो इचिमोंजी है? और वो दुकानदार उसको बताता है कि हाँ ये वाडो इचिमोंजी है। और वो ज़ोरो की स्वॉर्ड देखती है और बोलती है कि ये कितनी खूबसूरत स्वॉर्ड है और इसकी धार बहुत ही तेज़ है। और वो अपने डायरी में देख के बताती है कि इसकी कीमत कम से कम 10 मिलियन बेरीज होगी। वो उस दुकानदार की पूरी पोल खोल रही थी। तभी वो उसकी स्वॉर्ड निकालता है और उसको दे देता है और बोलता है कि अब इसको लेके यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और वो ज़ोरो से बोलता है कि तुम इतनी अच्छी स्वॉर्ड लेके घूम रहे हो और तुमको इसकी कीमत नहीं पता है, तुम बस यहाँ से चले जाओ। और वह बोलता है कि उस बैरल में 50,000 बेरीज के सारी स्वॉर्ड्स हैं, उनमें से तुमको जो पसंद आए तुम वो ले लो और यहाँ से चले जाओ। ज़ोरो उस बैरल से अपनी पसंद की स्वॉर्ड्स को ढूंढने लगता है और तभी वहाँ पे वो लड़की आती है और बोलती है अच्छा तो तुमको 3 स्वॉर्ड्स लेके घूमना बहुत अच्छा लगता है, तुम तो बिल्कुल ही रोरोनोवा ज़ोरो की तरह हो, जो कि ईस्ट ब्लू में बहुत ही फेमस है। और वह बोलती है कि उसके पास भी एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है। और वह बोलती है कि मेरा सपना है कि मैं इस दुनिया में सभी लेजेंडरी स्वॉर्ड्स को इकट्ठा करूं और उन सभी स्वॉर्ड्स को क्रिमिनल से आज़ाद कर दूं। वो ऐसा बोल ही रही होती है तभी ज़ोरो उस बैरल में से एक स्वॉर्ड निकालता है, जिसको देख के वो बोलती है ये तो किटोत्सु स्वॉर्ड है। और वो अपनी डायरी में देखती है कि ये सच में किटेत्सु 3 है। और वो उस शॉपकीपर से पूछती है कि क्या ये सच में 50,000 बेरीज की मिल रही है? ये सुन के उस शॉपकीपर के पसीने छूट रहे होते हैं और ज़ोरो उस स्वॉर्ड को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। और तभी वो शॉपकीपर ज़ोरो से बोलता है कि मैं इस स्वॉर्ड को नहीं बेच सकता। और तभी ज़ोरो बोलता है कि ये स्वॉर्ड श्रापित है ना? और जिस पे वो शॉपकीपर बोलता है कि तुमको ये कैसे पता? और ज़ोरो बोलता है कि मैं इसे बता सकता हूँ। और वो शॉपकीपर ज़ोरो को बताता है कि सभी किटेत्सु स्वॉर्ड बहुत ही पावरफुल हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन फैक्ट ये है कि वो सभी स्वॉर्ड्स में श्राप लगा हुआ है और जो भी उनको यूज़ करता है वो मारा जाता है किसी न किसी तरीके से। और आजकल के समय में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि किटेत्सु स्वॉर्ड को यूज़ करना चाहे। और वो बोलता है कि इससे मैं भी डरता हूँ कि ये मुझको कुछ ना कर दे, इसलिए मैं इससे अपना पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। और ज़ोरो उस स्वॉर्ड को देखता है और बोलता है कि मैं इसको लूँगा। और वो शॉपकीपर ज़ोरो को मना करता है और बोलता है कि अगर तुम इसको यूज़ करोगे तो तुम मर जाओगे और मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने तुमको अपने हाथों से मारा। लेकिन फिर तभी ज़ोरो उस स्वॉर्ड को अपने हाथों में उठाता है और बोलता है कि चलो टेस्ट करते हैं क्या ज़्यादा पावरफुल है, इसका कर्ज या फिर मेरी ताकत। और ज़ोरो उसको हवा में उछाल देता है और उसके बाद वो अपने हाथों को भी बाहर की तरफ कर देता है, जिससे कि अगर वो स्वॉर्ड गलत तरीके से गिरी तो ज़ोरो का हाथ भी कट सकता है। और वो स्वॉर्ड हवा में घूम रही होती है और सभी लोग ज़ोरो को देख रहे होते हैं और उसको मना कर रहे होते हैं, अपना हाथ अंदर करो ये बोल रहे होते हैं। लेकिन वो स्वॉर्ड ज़ोरो के पास आती है और वो स्वॉर्ड ज़ोरो को बिना छुए उसके ऊपर से निकल जाती है, लेकिन उसके हाथ को भी कुछ नहीं होता है। और वो स्वॉर्ड ज़मीन में गड़ जाती है और ज़ोरो के हाथ को कुछ भी नहीं हुआ होता है। जिसके बाद ज़ोरो उस स्वॉर्ड को उठाता है और बोलता है कि अब ये मेरी हुई। और जिसके ऊपर वो शॉपकीपर बोलता है कि ठीक है रख लो इसे। और तभी वो अपनी एक और स्वॉर्ड निकाल के दिखाता है ज़ोरो को कि मेरी दुकान में सबसे पावरफुल स्वॉर्ड यही है और मेरे पास इससे अच्छी कोई स्वॉर्ड नहीं है। और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुमको पहले धोखा देने की कोशिश की। और वो बताता है कि इस स्वॉर्ड का नाम युबा शिरी है। लेकिन ज़ोरो बोलता है कि मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है।
और वो बताता है कि मैंने बहुत टाइम से किसी काबिल स्पोर्ट्समैन को नहीं देखा है और तुम इसको मेरी तरफ से एक तोहफा समझ के रख लो। और ज़ोरो उस स्वॉर्ड को लेके जा रहा होता है वहाँ से। और तभी उस शॉप के ओनर की पत्नी आके बोलती है कि तुमने हमारी फैमिली का ट्रेजर क्यों उसको दे दिया। और तभी हमें लूफ़ी दिखाया जाता है जो कि सो के उठ चुका है और वो उठने के बाद बोल रहा है कि अब मुझे वो एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म फिर से देखना है। और वहीं हमें दिखाया जाता है कि बगी और वो लेडी वो लोग सब लोग मिल करके लूफ़ी को ढूंढ रहे हैं और वो लोग पूरे टाउन में बिखर चुके हैं और अलग अलग होकर लूफ़ी को ढूंढ रहे हैं। और वहीं बगी बोल रहा है कि तुम कहाँ हो स्ट्रॉ हैट। और वहीं लूफ़ी इस टाउन में फिर से खो चुका है और वो एक बार फिर से एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहा है। और तभी बगी और वो दोनों लोग आसपास आते हैं। बगी लूफ़ी को ढूंढ रहा है और लूफ़ी एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहा है। लूफ़ी उससे बोलता है कि क्या तुमने यहाँ कहीं एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म देखा है। तो बगी बता देता है कि वो उस तरफ है। और लूफ़ी को भागते हुए देखता है बगी और उसके बाद वो समझ जाता है कि वो स्ट्रॉ हैट है और वो उसके पीछे भागने लगता है। और यहाँ हमें स्मोकर दिखाया जाता है जो कि अपने कैबिन में आराम कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे मरीन के बाकी लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमें लूफ़ी को जल्दी ढूंढना होगा। लेकिन स्मोकर बोलता है कि वो यहाँ छुपेगा नहीं और वो जल्दी ही सामने आएगा। और तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है और स्मोकर उससे बोलता है कि ताजगी तुम कहाँ पे थे, और हमें उसका नाम बताया जाता है। और तभी जो दो लोग बेहोश थे वो बताते हैं कि हमें रोरोनोवा ज़ोरो ने मारा था। और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।